यूनिट 4 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को देख लिया था कि किस तरीके से एक ज़मीन को प्लोइंग किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर बीज बोना, फर्टिलाइज करना, उसके ऊपर जो है ना किसी किस्म के वीड्स उग रहे हैं उसको निकालना, मतलब उससे पहले पानी वानी इरिगेशन भी उसका एक स्टेप होता है। जब फसल उग जाती है कटाई करना, स्टोर करना, वो स्टोर होने के बाद फिर क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स में जाती है रॉ मटेरियल के तौर पे वो चीज़। अब फॉर एग्जांपल चावल छिलके के साथ है तो चावल वाली मिल्स में जाएगी, वो छिलका भी हटाएंगे चावल का, जिसको हस्क कहते हैं। एग्रीकल्चर वाले का काम क्या है कि वो जो चावल अपनी फसल में लगा हुआ डंडों में उसको थ्रैश करे। सही, तो ये इसने सारा प्रोसेस एग्रीकल्चर का पढ़ा था क्या होता है। एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग, कैटल फार्मिंग भी आती है, गाय को फीड वगैरह कराना, मिल्किंग करना, उसका मिल्क, फिर आगे उस मिल्क से आइसक्रीम बनती है, डब्बों में पैक होता है, एक्सवाइजी, वो इंडस्ट्रियल काम है। एग्रीकल्चर काम क्या है कि गाय को खिला पिला के उसका दूध अखज किया, या पोल्ट्री जो है उसकी फार्मिंग कर रहे हैं आप, अगर लाइव स्टॉक फार्मिंग में पोल्ट्री भी आती है तो उसमें से एग्स निकले, एग्स को हैच करके उनको दोबारा से मुर्गी बनाया, और पोल्ट्री को ऐसा चिकन बेचा कि वो इसलिए बिक रही है कि कट के जो है उसका मीट बिकेगा चिकन, या फिर ऐसा हो सकता है कि पोल्ट्री के एग्स जो है वो बेचना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये सारा फार्मिंग है। अब उससे क्या होता है, आगे वो मुर्गी चली है, उससे कट के पैक होके बिक रही है, या रेस्टोरेंट्स में रोस्ट बन के बिक रही है, सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो बाद में। अभी हम बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, कि वो जो बेसिक चीज को जमीन से उगाते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज से कोई चीज अखज करना। नेचुरल रिसोर्सेज से कोई चीज अखज करने को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। तो इसमें अगर मैं पहाड़ से कोयला काट रहा हूं तो भी एग्रीकल्चर में, अगर नहीं, क्योंकि कोयले को दोबारा उगा नहीं सकते, वो पता नहीं हजारों लाखों साल ले लेगा, फॉसिल जमा होते होते अर्थ के अंदर कितने प्रोसेस होंगे तब जाके कोयला बनेगा। और कोयले में भी फिर वो नरम कोयला पीट होगा, फिर बनते बनते कोई एंथ्रासाइट तक पहुंच गया तो बड़ी बात। वो आप खुद नहीं कर सकते अपनी ह्यूमन लाइफ में, लेकिन एग्रीकल्चर आप रिसाइकिल कर सकते हैं अपनी ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, जैसे एक जमीन है उसमें एक फसल लगाई, वो फसल की कटाई हुई 3-1 महीने बाद, फिर उसके बाद दूसरी फसल लगाने का सीजन उसी जमीन पे आ गया तो दूसरी फसल लगाई। ठीक है, लेकिन वो कटा के दोबारा आप अगले साल रीप्रिपेयर कर सकते हो, राइट। दैट्स व्हाई इट्स एग्रीकल्चर। नेचुरल रिसोर्सेज वो कि आप रिसाइक्लेबल भी हो। ठीक है, ओके, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, ये हमारा अगला चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं। इसमें पहला, कैंडिडेट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑन अ मैप द मेन एरियाज वेयर कॉटन, राइस, शुगर एंड व्हीट। शुगर केन गन्ना, व्हीट गंदम, कॉटन क्या होता है, कपास, कॉटन किसे कहते हैं, कपास, और राइस मतलब चावल। इसकी फसलें, ये और भी कई किस्म की फसलें होती है, बाजरा होता है, भुट्टा होता है, इसी तरह सरसों की फसलें होती हैं, वो सब होती है, लेकिन मेनली दालों की भी फसलें लगती है, कितने किस्म की दालें होती है, लेकिन मेन ये 4 फसलें हैं, क्रॉप्स है, कौन सी, कॉटन, राइस, शुगर केन और गंदम, व्हीट, जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का मोस्टली लाइक 70% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इतना पाकिस्तान उगाता है कि ये सिर्फ फूड क्रॉप के तौर पे नहीं है, कैश क्रॉप के तौर पे भी है, ज्यादा ही उगा लेता है, बेच भी सकता है, एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, क्लियर है। और लाइव स्टॉक के अंदर देखें तो बफलो, कैटल, गोट्स, शीप, पोल्ट्री, कैटल में गाय वगैरह आ गया, गाय भैंस, बफलो भैंस है, कैटल गाय है, गोट्स बकरियां, शीप दुम्बे और भेड़, और पोल्ट्री मुर्गियां। ठीक है, कोई भी मैप आपको दिया, अब ये कलर्ड है, अगेन आपको जब नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में मिलने हैं तो उसमें आपको QR कोड्स मिल जाएंगे सबके साथ। तो ये आपको मैप दिया हुआ है, इसमें आपने इसके की को जरूर पढ़ना है। की क्या दी हुई है, की यहां पर दी हुई होती है जो इंफॉर्मेशन है मैप को देखने के लिए जो काम आती है, उसमें कह रहे हैं जो डार्क ग्रीन है वो फॉरेस्ट है, कितना कम फॉरेस्ट है। नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कुछ मिल गया, मतलब नॉर्दर्न क्या कश्मीर वाले एरियाज में मिल गया, या नॉर्दर्न KPK की तरफ मिल गया, गिलगित बल्तिस्तान में भी फॉरेस्ट वगैरह होंगे। खैर ये मैप अभी फॉरेस्ट को लेकर था नहीं, कई छोटे छोटे एरियाज पे फॉरेस्ट बता दे। फिर बता रहे स्मॉल ट्रीज और ओपन श्रब्स, ये श्रब्स, ट्रॉपिकल श्रब्स, या वो जो है ना, मतलब ये छोटे जंगलात, मतलब ऊंचे ट्रीज जो है ना, कॉनिफरस फॉरेस्ट वगैरह ऊपर है। इसके श्रब्स या स्क्रब्स की बात करें तो वो यहाँ पर बीच में आपको प्लेन्स एरिया में मिलेंगे। इसी तरीके से इसने कहा डेजर्ट वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन का मतलब रेंज लैंड्स, रेंज लैंड्स आपको ज्यादातर बलूचिस्तान के अंदर मिलेंगे। रेंज लैंड्स का होता है एक सहरा के अंदर एक डेजर्ट या बिल्कुल ही मट्टी वाले
खुश्क एरिया के अंदर बीच बीच में वो जो घास फूस मिली हुई होती है, थोड़े बहुत पौधे लगे होते हैं, वो सारे रेंजलैंड्स कहलाते हैं। तो रेंजलैंड्स के अंदर आपको कुछ रेगिस्तान वाली वेजिटेशन मिल जाएगी। इसमें आपको ग्रीन ये वाला कलर जो है बता रहा है ये राइस का है, ये देख रहे हो, राइस का एरिया है। अब राइस देखोगे तो आप देख के बता दोगे कि ठीक है आपको ज्यादा जो है ना पंजाब और सिंध वाले एरिया में मिल जाएगा राइस। वीट देखोगे ना, वीट डार्क ब्राउन, वो आप कहोगे मेनली पंजाब में ही गंदम उग रहा है। आप देख के पहचान सको, मैप आपको प्रोवाइडेड होगा, देख के पहचान सको आप। क्लियर हो रही बात? आप अगर अकलमंद होगे तो बार बार वो जो शहरों वाला एक मैप है ना, जैसे एक प्रोविंसेस वाला था, उसके अलावा एक शहरों वाला भी था जिसकी मैंने एक्सरसाइज भी दी थी, ब्लैंक्स छोड़े थे ABCD, उसके अंदर जो मोटे मोटे शहर हैं उनको भी बार बार रिवाइज करते रहोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से शहर पंजाब के, कौन से KPK के, कौन से सिंध के मशहूर वाले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर व्हीट, शुगरकेन, कॉटन एंड राइस। दे कॉन्ट्रीब्यूट नियरली तकरीबन 75% ऑफ द टोटल क्रॉप आउटपुट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के टोटल क्रॉप का जो आउटपुट है उसका तकरीबन 75% इन चार से आता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉटन की। तो देखो कॉटन, अब ये मैप दिया हुआ है, आप इस मैप पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अब नहीं हो जाना, बस देख के बताओ। डार्क ग्रीन जो तरीन है, सबसे डार्क ग्रीन, ये हमें मैप को देखने की मिली हुई है। और इसके साथ क्या लिखा है? एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बाय डिस्ट्रिक्ट। 2015 से 18 का ये डाटा है, समझना आना चाहिए। इसके अंदर लिखा है जो बिल्कुल डार्क ग्रीन है उसका मतलब है 1000 मेट्रिक टन। मेट्रिक का लफ्ज तो हटा दो, ये मेट्रिक का मतलब तो मेजरमेंट होता है। 1000 टन, 84 से 175,000 टन जो है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन एरिया है ना, वहां पर जो है ना उगता है। ये समझ लो सालाना एवरेज है इसका कि तमाम एरिया जो डार्क ग्रीन है ना मार्क्ड, उनमें हर साल तकरीबन 84,000 किलोग्राम, मतलब 84 मिलियन केजी से लेकर 175 मिलियन किलोग्राम तक उगता है इन तमाम डार्क ग्रीन वाले एरियाज पे सालाना। जबकि थोड़े लाइट ग्रीन वाले में 18 मिलियन से लेकर 84 मिलियन किलोग्राम तक उगता है। वो थोड़े से इस डार्क से एक स्टेप लाइट है, फिर उससे एक और स्टेप लाइट जो है उस वहां पर लेस देन 18 मिलियन किलोग्राम। अच्छा, मैं मिलियन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि यहाँ 1000 बोला हुआ है ना, 1000 के साथ टन्स बोला हुआ है। 1000 टन्स का मतलब एक टन में 1000 केजी होते हैं, तो 1000 टन्स के अंदर 1 मिलियन केजी हुए। एक टन 1000 किलोग्राम के बराबर हुआ, और 1000 टन 1000 किलोग्राम के बराबर हुआ, मतलब 1 मिलियन किलोग्राम। तो मैं इसको डायरेक्ट मिलियन किलोग्राम कंसिडर कर रहा हूं। 18 से 84 मिलियन किलोग्राम, उससे एक स्टेप नीचे वाला बिल्कुल लाइट ग्रीन वाला है, इट इज लेस देन 18,000 टन या 18 मिलियन किलोग्राम। ये बिल्कुल लाइट ग्रीन वाले। तो यहां पर किस कास्ट की बात हो रही है? कॉटन की। कॉटन मेनली पंजाब के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या उसके बाद सिंध में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका जिक्र नीचे दिया हुआ है। पंजाब contributes around 66% and Sindh 33% of Pakistan total cotton production। दोनों की मिला के टोटल 99% तो पंजाब और सिंध के अंदर ही कॉटन उगता है। उसके बाद जो बचा 1% वो मतलब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उगता होगा। अब आपको दिख तो यहाँ लाइट ग्रीन कलर रहा है पर यहाँ उगता नहीं है, नीचे एक्स्ट्रा डिटेल भी पढ़ो। सही, मेनली कहां उग रहा है? पंजाब और सिंध में। एक दफा शहरों के नाम जरूर पढ़ लिया करो हर दफा के पंजाब के, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा शहर किस प्रोविंस में आता है। इसको मेन शहर तो पता ही होने चाहिए, जो थोड़े से विहाड़ी, लोधरा, अब ये भले याद ना हो आपको, फिर भी एक आइडिया कि यार विहाड़ी और लोधरा हमें एग्जैक्टली नहीं पता कहां है, लेकिन ये पता है कि पंजाब में, इतना तो आइडिया हो जाए। ठीक है। सिंध में हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, घोटकी, सही, इन जगहों पे आपका कॉटन उगता है। कॉटन जब हार्वेस्ट होता है ना, कटाई होती है, तो इस तरह की आजकल मशीनरी आ गई है, वरना पहले एक मैनुअल जमाने में बोलो तो खवातीन निकल के पिक करती होंगी कॉटन के फ्लावर में से कॉटन, फिर उसको जमा करके ठोस करके पैक करती होंगी। अब क्या मशीनरी ऐसी आ गई जो कटाई के साथ ही उसका रोल बना देती है। इसको कहते हैं बेल। क्या? कॉटन की बेल, कॉटन बेल्स, गड्डियां। एक्चुअली गड्डियां नहीं, पैसों वाली गड्डियों से बहुत बड़ी गड्डियां हैं कॉटन के गड्ढे, मतलब कॉटन बेल्स कहलाती है। कॉटन बेल्स राउंड भी होती है जैसे कि ये दिख रही है, स्क्वायर भी होती है जैसे कि ये दिख रही है, और आजकल मशीनरी ऐसी है कि राउंड बेल्स भी बना देती है या स्क्वायर बेल्स भी खुद ही बना देती है। ये कॉटन बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हुआ है, ये सारा कॉटन
फिर जब किसी कपड़ा बनाने वाली कंपनी में जाएगा ना, जहां पर इस कॉटन को एकदम तोड़ ताड़ के इससे धागा बनेगा, धागे से फिर फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक मतलब कपड़ा, फिर उस फैब्रिक की कटाई होकर स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग के लिए धागा चाहिए होगा, वो भी कॉटन से बना हुआ होगा। कॉटन के धागे से कपड़ा भी बनता है और कॉटन के धागे से वो मोटा धागे भी बनता है जिससे सिलाई होती है। सो ये कॉटन के हवाले से थी बात। राइस के हवाले से देख लेते हैं। राइस ज्यादातर हमारा कहां प्रोड्यूस हो रहा है, वही ज्यादा आपको पंजाब सिंध वाले एरियाज में मिलेगा, देख रहे हो, पंजाब और सिंध। लेकिन वीट पे जब आओगे ना आप, ये लिखी हुई इंफॉर्मेशन कि 50% पाकिस्तान का राइस पंजाब प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके अलावा 38% हमारे पाकिस्तान के अंदर जो राइस कल्टीवेट होता है उसमें से 38% कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध। तो इन दोनों का मिला के 90% हो गया। बाकी 10% बचा जिसमें से बलूचिस्तान ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइस और खैबर पख्तूनख्वा कम प्रोड्यूस करता है राइस, ठीक है। फिर आ जाते हैं वीट। वीट कहां है, मेनली कहां पर है वीट, पंजाब, सही है। पंजाब में भी साउदर्न पंजाब, ज्यादातर साउदर्न पंजाब की तरफ आपको वीट मिल रहा है, नॉर्दर्न पंजाब में कम मिल रहा है। तो 77% जो हमारे गंदम की प्रोडक्शन है वो कहां पर है, पंजाब में। सिंध कंट्रीब्यूट 15%। इसको एक ही फ्लो में पढ़ोगे समझ में आता रहेगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने मेट्रिक टन्स, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये जो डार्क ग्रीन वाले ये तमाम एरियाज जो है ये 2 लाख जो है किलोग्राम पर साल वीट गंदम प्रोड्यूस करते हैं, तमाम जितने भी एरियाज हैं मिल के नहीं, हर एरिया अपना अपना 2-2 लाख टन जो है ना प्रोड्यूस कर रहा है। बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट ऑल, ठीक है। ये जो टन्स वगैरह वाली कैलकुलेशन पता ना हो, लेकिन कहीं लिखी हुई आ रही हो तो बता सको। अगर बोले कि बिल्कुल लाइट ग्रीन वाले एरिया की तरफ कोई अगर एरिया पड़ता है, पूछता है कि वो एरिया जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के आसपास वाले इलाके, अगर वहां गंदम कल्टीवेट होता है तो बताएं कितना होता होगा। इस तस्वीर को देख के आप देखेंगे बिल्कुल लाइट ग्रीन मैच करेंगे तो 200 to 450,000 मेट्रिक टन। तो आप कहोगे इन एरियाज में अराउंड 200 to 450,000 टन एनुअली प्रोड्यूस होता है, जो कि इस्लामाबाद के आसपास वाले इलाके। क्लियर हो रही है क्या चीज, वीट की बात कर रहे हैं। तो आप देख के बता सको, लिख सको कि मैप को देखते हुए आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है उसको देख के बता सको कि क्या चीज कहां कितनी होती है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है सब। फिर आ जाते किस पे, शुगर केन पे, गन्ना। गन्ने की फसल पे पानी बहुत चाहिए होता है, चावल की फसल में भी बहुत पानी चाहिए होता है। अगर चावल को देखो तो बलूचिस्तान में चावल जो है वो बहुत ही कम 8%, वो भी बलूचिस्तान के उन एरियाज में उगता होगा जहां पर पानी मयसर हो ज्यादा, ठीक है। शुगर केन के ऊपर आ जाओ, शुगर केन बलूचिस्तान में है ही नहीं, लेस देन 1%। पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन का 1% भी बलूचिस्तान में, 1% से भी कम है बलूचिस्तान में गन्ने की प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पंजाब में, सबसे ज्यादा पानी वहां है, गन्ना वहां सबसे ज्यादा उगता है, और सिंध में उसके बाद सेकंड नंबर पे उगता है, ठीक है। और केपीके में भी गन्ना उगता है तकरीबन 8%। गन्ने के मामले में केपीके चलो फिर थोड़ा आगे, बलूचिस्तान नहीं है आसपास, ठीक है जी। अब आप रिकॉग्नाइज करना शुरू करें क्रॉप्स को। ये क्रॉप्स दी हुई है, क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द फोटोग्राफ्स कि कॉटन की फील्ड्स कैसी होती है, ठीक है। कॉटन लगा होता है, जमीनें कैसी होती है, और कॉटन की क्रॉप भी आइडेंटिफाई करो। जमीन दूर से पहचान सको कौन सी, यहां पर कौन सी क्रॉप लगी है, व्हाइट है, अगर आपको कॉटन है, सही है। और उसको करीब से कॉटन की क्रॉप लगती कैसे, फ्लफी सी, वो देखोगे अभी आप। इस तरह राइस की फसल दिखने में कैसी होती है, और करीब से राइस की फसल को अगर देखे तो वो कैसा निकला होता है झाड़ से। ये देख रहे हो फसल किसकी है, कॉटन की। अब इसी तरह की फसल हो, येलो कलर की हो, तो वो कॉटन की नहीं होगी, वो सरसों के खेत होंगे, ऑयल सीड। कॉटन की फसल करीब से जूम इन करो तो कॉटन की क्रॉप दिखने में ऐसी होती है, सही है जी। पहले होता था हैंड पिक करते थे इन फ्लावर्स को और कॉटन जमा करते थे मैनुअल दौर में। अब पूरी मशीनरी ऊपर से सारा उखाड़ के ले जाती कॉटन। तो पहले इसीलिए कपड़ा बनने का प्रोसेस भी स्लो था, इसीलिए पहले इतने तेजी से रफ्तार से कपड़े भी लोग नहीं खरीदते होंगे। एक तरीके का कपड़ा लिया तो कितना चलाया उन्होंने। अब जितनी रफ्तार से कॉटन की कटाई हो रही है उतनी रफ्तार से बन रहा है सब कुछ, उतनी रफ्तार से कपड़े। इसी वजह से हमारे एक के कबड़ पे जाना एक बहुत सारे कपड़े मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि तेजी से उग रहा है। राइस की फील्ड ऐसी होती है, ज्यादा पानी चाहिए। आप देख रहे हो राइस की फसल पानी में डूबी हुई है, इसको बहुत पानी चाहिए।
इसका मतलब राइस उगाने का जो सीजन है ना वो कौन सा वाला है? मानसून वाला। वेरी गुड। राइस की क्रॉप करीब से ऐसे दिखती है, ये देख रहे हो, नजर आ रहा है हाथ में चावल किस तरह से, और ये छिलका है चावल के ऊपर। तो आप ये मत सोचना कि छिलके को छीलेंगे, नहीं भाई, ये इस तरह से फसल जाती है कटी हुई, और इसको थ्रेश करते हैं कि छिलका कम से कम उसके स्ट्रॉ से अलग हो जाए। स्ट्रॉ तो डंडी है ना, डंडी और झाड़ी, चावल उस स्ट्रॉ से अलग हो जाए, लेकिन वो अलग होने के बाद भी छिलका थोड़ी उतरा। फिर वो जाते हैं राइस जहां पर बनते हैं उन वाली फैक्ट्रीज के अंदर, वो हस्क, वो उनकी ऐसी मशीनरी होती है जिसमें ये सारा छिलके वाला राइस गुजरता है और वो उससे छिलका अलग कर लेती है। ठीक है, वो ब्रश करती है उनको तो छिलका अलग होता चला जाता है। उसके बाद छिलका अलग हुआ वो राइस को पॉलिश भी करती है, तो उसी वजह से फिर वो जो हम तक राइस पहुंचता है बहुत ही ज्यादा फर्निश्ड पोजीशन में होता है वो। ये क्या है? गन्ने की फील्ड। अब गन्ने की फील्ड को आप गौर करो, ऊंची घास लग रही है, बहुत ऊंचाई पे घास, लेकिन जब करीब से जाके देखो तो ऊंची घास इस तरह से है, ये पूरे पूरे डंडे इतने लंबे लंबे और इनके ऊपर एंड में घास निकली हुई है। तो जब गन्ने की कटाई होती है उसकी घास भी ऊपर से अलग होती है, तो गन्ने के डंडे दो तरह से कटे हुए शुगर मिल्स में पहुंच जाते हैं। फिर उस शुगर मिल्स में उसका सारा जो वो है, वो पानी है गन्ने का मीठा, वो निकाल के उसमें से शुगर बनता है, और जो पानी चूस गन्ने का चुस जाए उसके बाद जो बचता है वो गन्ने का कहलाता है बगास, BAGASS, बगास। उस बगास को आप कंप्रेस करके, तोड़ ताड़ के कंप्रेस करके आप जो है वो फर्नीचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने में, या तो उसको जलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बायोफ्यूल बने। ठीक है, तो उसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। बहरहाल अभी ये पूरा गन्ना मौजूद है आपके सामने, और इसी गन्ने की बाय प्रोडक्ट्स, इसी गन्ने की प्रोडक्ट्स है शुगर, जैगरी जिसे गुड़ कहते हैं, मोलासिस। मोलासिस जो है वो समझ लो भारी लिक्विड डार्क ब्राउन कलर का मीठा एक सिरप होता है, वो मोलासिस कहलाता है। ठीक है, वो ये गन्ने की बाय प्रोडक्ट्स में आता है। ये है गोल्डन क्रॉप, सही है, क्या है? गंदम, वीट। अब वीट को आप देखिए जरा गौर से, वीट और राइस में आपको फर्क नजर आएगा। वीट की क्रॉप को अगर हम करीब से देखें, अच्छा जब वो क्रॉप घास के साथ लगी होती है तो आप वैसे ही पहचान गए, ग्रीन ग्रास के साथ है वो राइस है, और येलो येलो वाली क्या है? वीट है। लेकिन ग्रीन ग्रास से हट के अगर आपको ऐसा क्लोजअप नजर आए, अगर ऐसा क्लोजअप आपको दिखाई दे, तो आप करीब से देखो लंबे लंबे चावल के दाने अंदर, जबकि गंदम थोड़ी मोटी मोटी होती है। सही है, गंदम अगर देखोगे तो गेहूं टाइप का उसका मोटा, गेहूं देखा हो अगर आपने असली में कुछ, तो इसमें से निकलता है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, यू मस्ट आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इसका फर्क। उसके बाद आ गए लाइव स्टॉक फार्मिंग में, उल्टे हाथ पे क्या है? बफलो, बुफेलो। अच्छा भाई, ये बफलोज है, बफलो है, और दूसरी सीधा हाथ पे हमारी काओ कैटल। बफलो किस काम आते हैं? दूध देने के, और इसके अलावा दूध देना बंद कर दे तो उनको काट के उसका मीट निकलता है, राइट। और इसके अलावा काटने के बाद उनका जो हाइड होता है, हाइड मतलब उसकी खाल, HIDE, हाइड, हाइड मतलब बफलो की खाल, वो खाल जो है उससे फिर लेदर बनता है आगे, और लेदर से फिर पर्स बनते हैं, वॉलेट बनते हैं, जैकेट बनते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। काऊ का भी यही है, दूध देती है, और क्या कहते हैं, मीट भी, काऊ मीट भी खाते हैं। इसके अलावा काऊ के जो खाल है कटने के बाद, जो काऊ का हाइड है उससे भी बिल्कुल बफलो की तरह। इसके अलावा पाकिस्तान में रहते हुए या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर काउस का मतलब कुर्बानी के लिए भी इस्तेमाल होती है। बफलो भी कर सकते हैं कुर्बानी के लिए इस्तेमाल, लेकिन ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस होती है काऊ। ठीक है ना, तो कुर्बानी के लिए अलग फार्मिंग होती है। अच्छा, कुर्बानी वाली जब कैटल फार्मिंग हो रही है ना, तो उसमें गाय जो है जितनी भी उसके लुक्स को देखा जा रहा है, उसको मतलब उसके गोश्त, उसमें मीट ज्यादा हो, इस चीज की परवाह नहीं है कि वो दूध देती है नहीं देती है, बिकॉज वो कुर्बानी को माइंडसेट पे रख के उसको पाला जा रहा है। जिसको दूध को माइंडसेट पे रख के पाला जा रहा है वो दिखने में कितनी अच्छी हो ना हो, ये इसके ऊपर खर्चा नहीं हो रहा होता। खर्चा इस बात पे हो रहा होता कि ऐसी खुराक दी जाए कि दूध वो ज्यादा दे। सही, आपका क्या पर्पज है उसी हिसाब से आप फार्मिंग कर रहे हैं। उल्टे हाथ पे क्या है? गोट फार्मिंग, और ये शीप फार्मिंग। अच्छा, ये फार्मिंग है,
एक फार्मिंग होती है जो आप जमीनों पे करते हो, अपनी बना मतलब अपने फार्म हाउस में है, उसमें बहुत सारे गोट्स, तो उसमें आप उनको बाकायदा फॉडर ला के प्रोवाइड करते हो। लेकिन जहां देहात वाले इलाकों में, जहां पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि बंद जगह पर चारा खरीद के लाके देते जाएं और अपने भेड़ बकरी गाय को खिलाएं और उनका वजन बढ़ाएं, जहां ये अफोर्ड नहीं करते तो वो क्या करते हैं, वो खुला चराना शुरू हो जाते हैं और फॉरेज, फॉडर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फॉरेज के जरिए खिलाते हैं, क्या आसपास जो भी घास फूस है, ठीक है ना, जो कि इंडस के आसपास के एरियाज है, वहां तो क्योंकि पानी मौजूद है तो वहां तो बहुत किस्म के आपको श्रब्स स्क्रब्स मिल जाएंगे, तो वहां तो बहुत सारा खा पी सकते हैं हमारे जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी है। लेकिन अगर बलूचिस्तान टाइप के इलाकों में बात कर दे या किसी डेजर्ट एरियाज में बात कर ले, तो वहां पर जो फॉरेज उनको मिलता है वो कहां से मिलता है, रेंज लैंड से, कि जहां मतलब एक जमीन के अंदर बीच बीच पे कहीं भी घास फूस है वो खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चारा देना बड़ा मुश्किल महंगा भी पड़ जाता है कभी। आखिरी क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री में उल्टे हाथ पे दिख रही है आपको, यह है ब्रॉयलर मुर्गी, और सीधे हाथ पे दिख रही है ये लेयर मुर्गी है। ब्रॉयलर मुर्गी गोश्त ज्यादा पकड़ती है, लेयर मुर्गी थोड़ा देसी की तरफ होती है। तो प्रेफरेंस है कौन कौन सी फार्मिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं वो लेयर मुर्गी प्रेफर करते हैं खाने में, या लेयर मुर्गी के अंडे खाना प्रेफर करते हैं कि वो शायद ज्यादा जानदार होते हो एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर। और बहुत सारे लोग हैं ब्रॉयलर मुर्गी लेते हैं, और ज्यादातर ब्रॉयलर ही लेते हैं क्योंकि वो ऐसी ब्रीड है जो गोश्त ज्यादा पकड़ती है, ठीक है। और बहुत बहुत कम उम्र में इसको पूरा मतलब 6 से 8 हफ्ते, 6 हफ्ते में पूरी, इसको चिकन पता है क्यों कहते हैं, चिकन वैसे तो कहते हैं छोटे मुर्गी के बच्चे को चिकन कहते हैं, मुर्गी को तो हैन कहते हैं ना, लेकिन ये चिकन होती है एज में, और साइज इसका हैन से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसको ऐसी फीड दी जाती है, वो ऐसी फीड इंजीनियर की भी फीड होती है, उसमें इस तरह की प्रोडक्ट्स मिला दी जाती है कि ये जल्दी ग्रोथ पकड़ती है, इनके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत स्पीड से काम करते हैं और जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं। और इसीलिए इसका साइड इफेक्ट कहते हैं कि जो इसको खाता है तो उसको जो है ना एक प्रॉपर ऑर्गेनिक ग्रोथ वाली चीज नहीं मिल रही, असली ग्रोथ वाली नहीं मिल रही, बल्कि एक तरह से केमिकली प्रोड्यूस्ड चीज मिल रही है। आपने देखा इनकी हालत पिंजरों में कैसी होती है, एकदम आधी मरी हुई होती है, सही है। तो मतलब ये देखो ना, चेहरा देखो, इसका चेहरा उसके चेहरे में फर्क होगा, यहां गम की दास्तान मौजूद है। Uses of crops. Candidates should be able to state the uses of crops named above. वो जो क्रॉप्स ऊपर बताए 4, उनके इस्तेमाल आपको पता होने चाहिए, कॉटन के, राइस के, शुगर केन के और व्हीट के, ठीक है। उस पे बढ़ने से पहले मैं आपको फर्क बता दूं, कैश क्रॉप और फ्रूट क्रॉप का क्या फर्क है। कैश क्रॉप जो है मेनली इसलिए उगाई जाती है जिसको बेच के कमाया जा सके, फूड क्रॉप इसलिए उगाई जाती है जिसको खाया जा सके। तो फूड क्रॉप ज्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, स्मॉल स्केल फार्मिंग के अंदर यूज होती है, कि आपने उगाई अपनी जमीन पे, और बहुत ज्यादा शायद आपने हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हैवी मशीनरी तो बड़ी दूर दूर तक जो है ना सैकड़ों एकड़ जमीन है वहां पर हैवी मशीनरी चल रही है, और वहां से जो सारा क्रॉप निकल रहा है तो उस सारे क्रॉप को आप बेच रहे हो, ठीक है, वो कैश क्रॉप है। लेकिन फूड क्रॉप ज्यादा है आपके घर के आगे जो जमीन है उसमें आपने कुछ उगा लिया 1-2 एकड़ की जमीन पे, और रोज सुबह आपकी फैमिली मेंबर्स उठे उसमें से पिक करना शुरू हो गए अलग अलग जो भी गल्ला निकल रहा है, और अपने या तो अपने मोहल्ले की इतना कि आपने यूज कर लिया, या थोड़ा बहुत इजाफी बचा अपने मोहल्ले की लोकल मार्केट जो है वहां पर सेल कर दिया आपने अपनी क्रॉप को, तो फूड क्रॉप ही कहलाएगी, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे सेल नहीं किया। लेकिन आपने एक जमीन ली ही इसलिए कि दूर दराज तक आप जो है ना क्रॉप उगाएं और उसको निकालने के बाद उसको सेल करें, वो कैश क्रॉप होती है। तो कैश क्रॉप की कुछ मिसालें तो कैश क्रॉप की ऐसी कि जो खाई नहीं जाती, वो तो बेची ही जाती है डायरेक्टली, वो है कॉटन, गन्ना, भुट्टा, चावल, गंदम। ज्यादातर गंदम, चावल, कॉटन, गन्ना, ये इसको मशीन के प्रोसेस से गुजारना जरूरी है यूज करने के लिए। चलो गंदम की बात कर लेते हैं। गंदम तो आप झाड़ के खुद ही अपने घर के अंदर एक चक्की होती है उसमें पीस के उसका आटा बना के खा सकते हो, लेकिन चावल के ऊपर से छिलका अलग करना ये भी बड़ा प्रोसेस है। फिर गन्ने का क्या करोगे, खंडेरी बना के खाएंगे, कितनी खाओगे। तो गन्ना मेनली कैश क्रॉप है क्योंकि उससे शुगर बनता है, और शुगर घर में नहीं बन सकता, वो मिलों में ही बनता है। इस तरह कॉटन है, कॉटन से क्या करोगे आप, कॉटन आपकी जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए नहीं है कि आपको पूरी हो जाए। कॉटन का क्या करोगे आप, कॉटन निकाल के कहीं जख्म लग जाए तो, इसलिए कॉटन उगा रहे हो कि जब कॉटन उगेगी
तो कॉटन को जब हम काट रहे होंगे तो उस वक्त जख्म लगेंगे, तो इसलिए मेरा जख्म भरने के लिए। अच्छा वाह, ये फिर वही एक मिसाल हो गई ना पावर बैंक को अपने आप से चार्ज करने वाली। आप कॉटन इसलिए उगा रहे हो ताकि जब कॉटन काट रहे हो जख्म लगे तो उस कॉटन से साफ कर लो। तो कॉटन सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर वाली चीज नहीं है। कॉटन बड़े पैमाने पे लगती है और मशीनरी उसको कलेक्ट करती है, बेल्स की सूरत में रोल करती है या स्क्वायर क्यूब्स बनाती है उसके कंप्रेस्ड, और उसको फिर उन जगहों पे सेल करती है जो कॉटन को स्पिन करते हैं। इंडस्ट्री वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, कॉटन को स्पिन करते हैं, उससे धागा बनाते हैं यार्न, उस यार्न से फिर बनाते हैं फैब्रिक, यार्न को वीविंग करते हैं, उससे बनता है फैब्रिक, फिर फैब्रिक को स्टिच करके बनते हैं गारमेंट्स। ठीक है ना, गारमेंट्स पहने जाते हैं, बेचे जाते हैं, राइट। कॉटन उस काम आता है। तो कॉटन तो कैश क्रॉप ही बन सकता है, घरेलू इस्तेमाल की तो चीज ही ना। फूड क्रॉप के अंदर आप कह सकते हो चावल, गंदम, बाजरा, मिलेट बाजरा होता है, मेज होता है भुट्टा, मेज होता है भुट्टा। तो भुट्टे की क्रॉप, बाजरे की क्रॉप, गंदम की क्रॉप, राइस की क्रॉप, ये आपके घरेलू इस्तेमाल के लिए भी यूज कर सकता है। जब बाजरा हम आमतौर पर खाते नहीं है, बाजरे को पीस के उसका आटा बना लेते हैं लोग, बाजरे को पीस के उसका आटा बना के उसकी रोटी खाते हैं, लेकिन ज्यादातर बाजरा पोल्ट्री को, बर्ड्स को, लाइव स्टॉक को खिलाया जाता है, ज्यादातर बाजरा यूं इस्तेमाल होता है। बहरहाल तो आप चाहो तो ये फूड क्रॉप के तौर पे भी उगा सकते हो, लेकिन इसमें अब अगला जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले मैं बोल भी चुका हूं। When a food crop is also sold for profit, it becomes a cash crop. जैसे कि राइस, ये एक फूड क्रॉप है, लेकिन अगर सरप्लस में उग जाए, सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा, जितना आपको कंज्यूम करना है उससे ज्यादा उग गया, तो इट कैन बी सोल्ड एज अ कैश क्रॉप। इसके बदले आप कैश कमा सकते हो। यहां पर क्रॉप्स के नाम है, उसके मेन यूजेस, प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब मेन प्रोडक्ट क्या बन रही है, और बाय प्रोडक्ट उसके आसपास वेस्टेज से भी कुछ बन सकता है। जैसे शुगर है, शुगर केन है, शुगर केन जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो शुगर केन की कटाई होने के बाद ट्रक के ट्रक भरे हुए लाइनें लग जाती है शुगर की मिलों के बाहर। वो गन्ना खरीदते हैं, पूरे ट्रकों का वजन करते हैं और गन्ना खरीदते हैं, फिर वो गन्ना एक मशीनों में जाके उसका सारा जो जूस है निकल जाता है, और उस जूस को क्रिस्टलाइज करके क्या बनती है, चीनी। तो शुगर केन की मेन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो जिसलिए शुगर केन उगाया जाता है वो क्या है, चीनी। लेकिन उसके अलावा शुगर केन की बाय प्रोडक्ट्स भी होती है। शुगर केन जो चुसा हुआ गन्ना है उससे बगास बन गया। अच्छा, शुगर केन के जूस से जो चीनी बन गई वो तो बिल्कुल रिफाइंड शुगर है। वो चीनी बनने के अलावा और भी दर्जे होते हैं, जैसे कि गुड़ बन गया, ठीक है ना, कि चीनी वाला अलग हो गया, फिर जो बचा वो उसको रिप्रोसेस करके गुड़ बना दिया, उसके बाद जो बचा एकदम काला लिक्विड, मोटा सा लिक्विड, वो है क्या है, मोलासेस। तो ये बाय प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा उसमें से फर्दर प्रोसेस करके एथेनॉल भी बनाते हैं। एथेनॉल को जला के आप बिजली बना सकते हो। तो शुगर केन की एक बाय प्रोडक्ट एथेनॉल भी है। एथेनॉल क्या है, वो एक फ्यूल है, उसको बर्न करके आप बिजली बना सकते हो। फिर शुगर केन का जो अपना छिलका होता है गन्ने का, मतलब गन्ना पूरा जो छिलका बच जाता है बिना जूस का, उसको पीस के उसके छोटे छोटे, आज के दौर में पैलेट्स भी बनते हैं। ये देखो, ये पैलेट्स बने हुए हैं, गोलियां। ये गोलियां किस काम आती है पता है, ये बर्न करने के काम आती है। ऐसे बर्नर्स बने हुए जिनको जलाने के लिए, कभी कोई बर्नर को जलाने के लिए शायद आपको गैस लगानी पड़े तो चूल्हा जलता है, जहां गैस नहीं है वो इन पैलेट्स का इस्तेमाल करता है। ये शुगर केन के पैलेट्स को बर्न करते हैं। ये ज्यादा देर तक बर्न हो सकता है, इतना नहीं हो सकता जितना कोई कोयला होगा, कोयलों की बनिस्बत तो जल्दी भस्म हो जाएगा ये, फिर भी एक कागज से तो ज्यादा बर्न होगा ये, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, बर्न होने के काम आता है। फिर इसका ये देख रहे हो, गन्ने का जब जूस निकलने के बाद बगास बचा, उस बगास के बाद फिर क्या बन गया, उसके पैलेट्स बन गए। ये दो अलग अलग किस्म के गन्नों का कंपैरिजन दिखाया कि काला गन्ना भी हो सकता है कोई, लेकिन ज्यादातर ये वाला होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके इस कॉलम में मेन यूजेस लिखे, दूसरे कॉलम में बताया इससे प्रोडक्ट्स क्या बनती है, और तीसरे कॉलम में क्या बताया, इसकी बाय प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स के अलावा उसके अलावा और कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है। अब जो गन्ने के अंदर रम भी लिखी हुई है, रम शराब वगैरह टाइप की चीज होती है। अच्छा जी, वीट, गंदम फूड प्रोडक्ट है, वीट से स्टार्च भी निकलता है, वीट स्टार्च कहलाता है, उससे भी चीजें बनती है। ब्रेड बनती है गंदम से,
रोटियां बनती हैं, पास्ता बनता है मैदे से, ठीक है ना। इसी तरह के सीरियल्स बनते हैं बच्चों के, सिरेलैक टाइप के। आटा, गंदुम से आटा बनता है बहुत, ये तो सबसे पहले लिखा होना चाहिए था फ्लोर। तो फ्लोर के अंदर भी ब्राउन आटा पहले बनता है और वो रिफाइंड आटा होता है जो मैदा होता है, ठीक है ना। फ्लोर भी अलग अलग किस्म के आता है। अच्छा, इसके अलावा गंदुम से क्या है, एनिमल फीड और हेल्थ सप्लीमेंट्स। बाय प्रोडक्ट्स मतलब मेन प्रोडक्ट के अलावा क्या क्या पॉसिबल है इससे, गंदुम से तो आप कहेंगे एनिमल फीड, गंदुम के जो झाड़ है वो गाय बकरों को खिलाने में काम आते हैं। गंदुम अलग कर लिया थ्रेशिंग के बाद, जो झाड़ बच गया क्या गाय बकरों को खिलाने में काम आ गया। या उस झाड़ को पीस के आप कंप्रेस करके लकड़ी बना सकते हैं बिल्कुल वैसे जैसे बगास से बनती है। या फिर गंदुम से हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बनते हैं। गंदुम का जो व्हीट जर्म कहलाता है, वो व्हीट जर्म गंदुम से बनता है, व्हीट जर्म। और वो व्हीट जर्म इस्तेमाल होता है हेल्थ सप्लीमेंट्स में। अक्सर आप देखोगे कि इस तरह के पूरे पूरे कनस्तर होते हैं, बकेट्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जिम में जो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके पूरे पूरे सप्लीमेंट्स में, तो उसमें गंदुम का बड़ा इस्तेमाल है, गंदुम की किसी फॉर्म का। यूजेस ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक के क्या क्या इस्तेमाल है। ज्यादातर बफलो, कैटल, गोट्स, शीप, इनसे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। डेयरी में दूध, दही, ये सब कुछ मिल जाता है ना। पोल्ट्री, मुर्गी से भी डेयरी प्रोडक्ट मिलती है क्या? एग्स है, एग्स डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं आते क्या? हाँ जी। सो बफलो मीट और मिल्क, कैटल के साथ लिखा है मीट, मिल्क और लेबर। कैटल से लेबर कैसे मिलता है? बैलगाड़ियों के साथ वो आप बांध देते हो सब और हल चलाते हो पूरा। गोट्स, डेयरी और मीट, बकरियों का भी दूध होता है, ठीक है, उसका गोश्त होता है। शीप का भी, शीप से वूल भी मिलता है। अच्छा, इस तरह तो बफलो और कैटल से हाइड मिलता है, हाइड मिलते हैं ना, खाल। तो मिक्स आपको बस पता होना चाहिए। अब बफलो के आगे लिखा है कि मिल्क, मोज़रेला चीज, चेडर चीज भी हो सकती है, मोज़रेला एक टाइप बता दी, चेडर चीज भी हो सकती थी। मीट, ठीक है, इसी तरह कॉमा लगा के स्टेक लिखा हो तो स्टेक मीट का ही एक प्रोडक्ट है ना। इसी तरह कैटल में बीफ मिलता है आपको, कैटल का वही बीफ जो है मीट ही होता है। लेदर कैसे मिलता है कैटल से? लेदर, कैटल जो कट गए उसका मीट अलग हो गया तो उसकी जो खाल है, जिसे हाइड कहते हैं, उस हाइड को प्रोसेस करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, उसकी एक चर्बी वाली छाल अलग कर लेते हैं, तो जो बचता है वो उस हाइड का प्रोसेस होने के बाद क्या निकला? लेदर। और वो पूरा लेदर जो है फिर उसके काट पीट के जो है ना जैकेट बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, वॉलेट्स बन रहे हैं, पर्सेस बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कैटल से फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं। गाय भैंस से फर्टिलाइजर कैसे बनता है? गाय भैंस का जो डंग होता है उसे खाद बनती है, उनका मैन्योर, राइट। और उसको और सुखा दो तो वो उसको जला के आप बायोगैस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह कैटल का जो फैट है, कैटल की जो चर्बी है, उससे ऑयल बनता है, कुकिंग ऑयल वगैरह बनते हैं उससे, कॉस्मेटिक्स बन सकता है, कैंडल्स, मतलब उसी उन्हीं चर्बियों से मोम भी बन सकता है। गोट्स से मिल्क, चीज, मीट। सो ये ओवरलैपिंग है, कहीं पर कुछ लिखा है कहीं पर कुछ लिखा है, लेकिन समझ जाना इनसे क्या मिलता है। गोश्त मिलता है, मिल्क मिलता है, चमड़ा मिलता है। अब जैसे शीप है, शीप से वूल मिलता है, शीप का जो वो होता है वो वूल होता है। ऊन जिसे कहते हैं, अलिफा ऊन, ऊन, वो ठंडे ममालिक में ऊन की चीजें बनती है क्योंकि वो गर्म रखते हैं ज्यादा, ठीक है ना। चिकन मिलता है, चिकन मीट किससे मिलता है? पोल्ट्री से। एग्स मिलते हैं पोल्ट्री से, ठीक है ना। इसके अलावा पोल्ट्री के फेदर्स, पोल्ट्री के पर जो है वो इंसुलेशन और डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है। कुछ डेकोरेशन के प्रोडक्ट बना दे मुर्गी के परों से, या इंसुलेटर का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है कि जिसमें आप नहीं चाहते कि बाहर की गर्मी अंदर की चीज को गर्म करे, तो जैसे थर्मस है, थर्मस के बीच में इंसुलेशन की लेयर है, लेकिन उसमें मेरे थर्मस के अंदर कोई मुर्गी के पर नहीं है, वो उसमें कोई थर्मोकॉल वगैरह होगा शायद। लेकिन कोई ऐसी चीज हो सकती है जैसे शेड्स बना रहे हैं तो उसमें मुर्गी के पर, दरख्तों की छालें और ये सब लगा दिया ताकि हीट पास ना हो, कि मुर्गी के पर जो है वो हीट को पास होने से रोकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे घरों की छतों में जो है ना फेदर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तकिए बन सकते हैं मुर्गी के परों को भर भर के। अब वो एक अलग बात है, किसी को उससे एलर्जी हो तो इट्स डिफरेंट। मुर्गी का मैन्योर भी होता है जिससे फर्टिलाइजर बनता है। मुर्गी के भी जो
वेस्टेज है उससे फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आपकी जमीन के अंदर फर्टिलाइज करने के काम आते हैं ना, पौधे वौधे उगाने में। तो कल को कोई सवाल हो जाए ना कि पौधों के अंदर आपने एक प्रोसेस के अंदर एक चीज बताई कि जब बीज बो दिया फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स कहां से आए, तो आप बताएंगे फिश की बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, गाय की खाद वगैरह मैन्योर होता है, मुर्गियों का मैन्योर वगैरह होता है जिससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, राइट? आप ये बता सकते हैं। मेजर फ्रूट क्रॉप्स कल्टीवेशन एरियाज, पाकिस्तान के मेजर फ्रूट की जो क्रॉप्स है, एप्पल, एप्रिकॉट मतलब खुबानी, खुबानी गीली पूरी वो भी बहुत अच्छा फ्रूट है, उसको ड्राई कर दो तो ड्राइड खुबानी भी होती है, सही है। बनाना, केले, डेट्स मतलब खजूर। तो ये चार मेन प्रोडक्ट लिखिए। मैंगो, ओहो मैंगो कैसे रह गया, ऑरेंज, ठीक है, मैंगो और ऑरेंज भी रह गया। अच्छा एप्पल, एप्पल आजकल आ रहे हैं, अभी ये दिसंबर जैन का टाइम चल रहा है, दिसंबर जैन फैब, सो इसका मतलब एप्पल का यही वाला सीजन है, सही। अच्छा जी, पाकिस्तान इज 10th लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसर। फ्रूट की क्रॉप नहीं लिखना चाहिए, फसलें जो लगती है ना जिसकी कटाई हो रही थी, क्रॉप उसके लिए हम यूज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फ्रूट कल्टीवेशन एरिया सही है, ठीक है। सो पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पे, हो सकता है आगे पीछे होती हो नंबरिंग, आज आप ये लेक्चर ले रहे हैं, आज से 3-4 साल बाद कोई और नंबरिंग हो। पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पे प्रोड्यूसर एप्पल का है, ठीक है ना, एप्पल खाने वाला प्रोडक्शन सीजन जो है दिसंबर से जनवरी वाला है, तो वही जो निकले हुए एप्पल्स अब अभी तक बिक रहे होंगे। इनसफिशिएंट रेन होगी ना तो दरख्तों को प्रॉपर पानी नहीं पहुंचेगा, तो इससे प्रॉपर एप्पल नहीं उगेंगे। अब आप देखो कि हम मानसून सीजन में तो नहीं उगता एप्पल, गर्मियों की तो नहीं है ना एप्पल, कल्टीवेशन एप्पल की होती है सर्दियों में, और पाकिस्तान जिस मुल्क में सर्दियों में बारिशें तो नहीं है, ज्यादा हुई तो वेस्टर्न डिप्रेशन से भी अगर हुई तो वो कोयटा या उसके ऊपर वाले इलाकों में हो गई ज्यादा, बस दैट्स इट। वेस्टर्न डिप्रेशन जो नहीं, मेडिटेरेनियन सी से हवाएं आती, वो वहां पर हुई, हल्की फुल्की हुई ठंडे महीनों में, वरना पूरे पाकिस्तान में ठंडे महीनों की तो बारिश है ही नहीं। तो एप्पल को फिर पानी कहां से आएगा? इरिगेशन से, जो भी हमारे दरिया जो बह बह के जो पानी है वही देना पड़ेगा इनको, समझ आ रही बात? या जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर, एप्पल के दरख्त की जो जड़ें हैं वो ग्राउंड वाटर को शायद चूसे, और डिपेंड करता है कितनी डीप जाती है एप्पल के दरख्त की जड़ें, बहुत डीप जाती है तो ग्राउंड वाटर को शायद चूसेंगे और उससे अपना फायदा हासिल करेंगे। सो अगर इनसफिशिएंट वाटर होगा तो एप्पल की सप्लाई में भी कमी आएगी, और पाकिस्तान में इनसफिशिएंट वाटर होता है इन महीनों में, तो पाकिस्तान की एप्पल सप्लाई अभी तो आइडियल ना होते हुए 10वें नंबर पे। अगर पाकिस्तान आइडियल लाइक रेनफॉल बहुत हो रही होती और ज्यादा प्रोडक्टिव होता तो और ज्यादा अच्छी नंबरिंग होती पाकिस्तान की दुनिया के एप्पल प्रोड्यूसर्स में। मेन एरियाज बलूचिस्तान में ये वाले हैं, जियारत, कालात, कोयटा, खुजदार। केपीके में माउंटेनियस रीजन जो है वहां पर एप्पल ऑर्किड्स मिलेंगे आपको। एप्पल के बागात को कहते हैं एप्पल ऑर्किड, ORCHID ऑर्किड, ठीक है। इस तरह पंजाब के भी जो ऊपर वाले इलाके पंजाब के, मरी और पोटवार, तो उन इलाकों में जो थोड़ा नॉर्दर्न पंजाब में शामिल होते हैं वहां पर आपको एप्पल प्रोडक्शन मिलेगी। आजाद कश्मीर में एप्पल प्रोडक्शन मिलेगी, मतलब सिंध का जिक्र ही नहीं है। एप्पल लो एल्टीट्यूड पे नहीं उग रहा है, इसका मतलब ये ठंडे क्लाइमेट का फल है। एप्रिकॉट किसे कहते हैं? खुबानी। अमंग पाकिस्तान अमंग द टॉप एप्रिकॉट प्रोड्यूसर्स है, खुबानी के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है पाकिस्तान, जिसमें फ्रेश खुबानियों का भी एक अपनी डिमांड है, फिर उसके बाद ड्राई की जाती है खुबानियां, वो भी अलग से बिकती है, बीज बगैर की भी अलग बिकती है, बीज के साथ वाली अलग से ड्राई फ्रूट के तौर पर बिकती है। सो एक बड़ी रेंज है पाकिस्तान के पास खुबानी की। जैम्स बन रहे हैं बहुत सारी, अब ये जैम लिखा हुआ है ना, जैम्स बनाने के लिए काम आ रही है, जैम्स बनाने के लिए काम आ रही हो या किसी मीठे में डालने के लिए काम आ रही हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आ रही हो, ये सारी बातें बात की, ये कहलाता है प्रोसेस्ड फूड, जो फैक्ट्रीज में जाके कंपनीज में जाके प्रोसेस किया जाता है। लेकिन प्रोसेस से पहले उसकी फार्मिंग की बात की जाए तो उसके दरख्त होते हैं एप्रिकॉट के, उसके ऊपर उगाए जाते हैं। यहाँ पर दरख्त में साथ दिखा दूं सारे, अब फॉर एग्जांपल ये है, ये एप्पल का ट्री है, एप्पल्स लगे हुए, राइट। ये खुबानी का ट्री है, ये खुबानियां लगी हुई है सारी,
सही है, ये आपको पीच नहीं लगना चाहिए, ये पीच नहीं खुबानी। और पाकिस्तान में पीच की फार्मिंग बहुत ज्यादा है, वो भी लिखा होना चाहिए था। अब ऐसे बड़े सारे फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए आपको कि पाकिस्तान में फ्रूट की फार्मिंग बहुत ज्यादा है। किन एरियाज में, एरियाज यहाँ पर लिखे हो, बलूचिस्तान में रहते हुए कौन से शहर, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हुए स्कर्दू हुंजा, मतलब स्कर्दू हुंजा में ये एप्रिकॉट का बहुत अच्छा हिसाब किताब, मतलब बहुत अच्छे मिलते हैं। चेरी वगैरह भी वहाँ की बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ चेरी का नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बनाना, पाकिस्तान में देखें दो तरह के यहाँ पर लिखे हैं, ट्रेडिशनल बनाना क्रॉप्स और टिश्यू कल्चर्ड बनाना क्रॉप्स। फर्क देखें, आम तौर पे जो कुदरती तौर पे केलों की फसल, मतलब केले जो जिन दरख्तों पे उगते हैं उसके ऊपर अगर कोई इंजीनियरिंग ना की जाए तो वो 1 एकड़ की जमीन पे 1 एकड़ की जमीन बोले तो क्या साइज होता है उसका, तकरीबन 60 मीटर्स बाय 60 मीटर्स, ये बनता है 3600 मीटर स्क्वायर। एकड़ इससे बड़ा होता है, तो आप इसको कर ले 62 में भी, 62 या 63 मीटर्स बाय 63 मीटर्स, हाँ तकरीबन ये बनेगा 4000 स्क्वायर मीटर के, ठीक है, 4000 मीटर स्क्वायर के, ये बराबर है 1 एकड़ के, ठीक है। तो 1 एकड़ को आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना चाहें तो आपका घर की जो गली है, तकरीबन किसी की घर की गली 30-40 मीटर हो सकते हैं, किसी के 50-60 हो सकते हैं। आप ये समझो आपकी गली यहाँ एक डायमेंशन से लेकर दूसरी डायमेंशन तक पूरा स्क्वायर पीस अगर होता तो वो 1 एकड़ के बराबर होता, ठीक है। जो केले की फसल है, केला जो उगता है दरख्तों पे, एक्चुअली फसल इसकी, केले की कटाई फसल की तरह नहीं होती, सॉरी दरख्त होते हैं इसके। तो केले के दरख्त जो है, ठीक है, उसकी जो यील्ड है, क्रॉप का लफ्ज इसलिए मिटा भी रहा हूं, केले के दरख्त की जो यील्ड है वो 5 से 6 टन पर एकड़ है, कि 1 एकड़ में 5 से 6,000 किलोग्राम, 5 से 6 टन का मतलब 5,000 से 6,000 किलोग्राम पर एकड़। 1 एकड़ में इतना ट्रेडिशनली उगता है अगर पुराने तरीकों से करें, अगर इसमें किसी किस्म की इंजीनियरिंग ना करे दरख्त के अंदर। और लेकिन अब आज का दौर ऐसा हो गया कि जिसके अंदर इतनी इंजीनियरिंग की गई है कि अब पर एकड़ जो हमारा आउटपुट है वो इंतहाई ज्यादा है, 30 से 40 हजार टन। ये 5 से 6 टन बोल रहे, 5 से 6 टन पर एकड़ था और अब हो गया 30,000 से 40,000 किलो, नहीं टन। इससे कितना ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से अब फार्मिंग हो रही है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो ऐसे शेल्टर्स के अंदर लाइन से छोटे से स्पेस में लगातार दरख्त लगे हुए केलों के, और उसमें बहुत ही हाई, ऊंची हाइट तक जाने वाले वो दरख्त भी है, और उसके अंदर इस तरह की, मतलब वो प्लांट्स है, इतनी हाई एफिशिएंसी की प्लांट्स है कि उसके एक एक प्लांट के अंदर बहुत सारे केले लगते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इतनी ज्यादा यील्ड, इतना ज्यादा आउटपुट हो गया है केले का कि आप देखते हो पूरे साल किस तरह से अवेलेबल होता है केला। कोई फ्रूट हो ना हो, केला जरूर मिलेगा आपको पूरे साल, कभी कम ज्यादा हो सकता है, वो भी इस वजह से हो जाता है रमजान से पहले थोड़ा सा उसको डंप कर देता है, मतलब थोड़ा शॉर्ट कर देता है मार्केट से, बिकॉज उसकी डिमांड बहुत हाई होती है रमजान के महीने में, सही, वरना ये पूरे साल अवेलेबल होता है केला। तो केले की जो मतलब फार्मिंग है, बनाना की फार्मिंग जो है टिश्यू कल्चर्ड फार्मिंग कहलाती है, वो कि बनाना के टिश्यूज के साथ इंजीनियरिंग करके जो फार्मिंग हो रही है उसमें 30 से 40,000 टन बनाना जो है वो पर एकड़ निकलता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और ज्यादातर केला कहाँ मिलेगा? सिंध में, ठट्ठा, मीरपुर खां, सांगड़, बदीन, खैरपुर, हैदराबाद, कराची, घोटकी, सखर, टंडोवाला। यार ये नामों को एक दफा मुंह से आप दोहरा देंगे तो सिंध के ये सारे शहर हैं, इलाके हैं, शहर हैं ये सिंध के, तो इससे आपको आसानी रहेगी याद रखने में। उसके बाद आ जाते हैं डेट, खजूर। पाकिस्तान खजूर में भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बावजूद इसके पाकिस्तान में बहुत सारी खजूर इंपोर्ट होती है, सही है, जिसमें बिलखुसूस ईरान से बहुत खजूर इंपोर्ट होती है क्योंकि ईरान और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। फिर सऊदी अरब से भी पाकिस्तान में खजूरें आती है, वो खजूरों की वैरायटी जो सिर्फ सऊदी अरब में पाई जाती है वो वहां से आ जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में खजूर कहाँ कहाँ उगती है? खैरपुर, सिंध में रहते हुए खैरपुर, बलूचिस्तान में तुर्बत, पंजगढ़, इसके अलावा भी शहर होंगे, इससे मिसाल के तौर पर इक्का दुक्का लिखे हुए हैं।
तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में खजूरें उगती है। अच्छा, खजूर के दरख्त अगर मैं दिखाऊं, केले के दरख्त दिखाऊं, ये तो था एप्रिकॉट का, यह है बनाना ट्री। ओके, इस तरह से उगता है, ऊपर की तरफ उगता है, ये और छालों में बना हुआ होता है पूरा। ये किसका है? खजूर का, डेट्स का, राइट। पहले ये खज्जी है, यूं उतार दो तो खज्जी है, इसको पकी हुई उतारो तो खजूर होती है। उस पकी हुई खजूर को सुखा दो, अगर उसमें से मॉइस्चर हटा दो, ड्राई खजूर जो बन जाती है, उसे उर्दू में कहते हैं छुआरा, राइट। ये है किंग, बादशाह। कौन सा ये दरख्त? एग्जैक्टली। तो मैंगो पाकिस्तान में तकरीबन 250 तरह के मैंगोज होते हैं, 250 स्पेशीज है पाकिस्तान में मैंगो की। लेकिन टॉप ऑफ द लाइन जो अगर बात करें तो चौसा, अनवर अटोल, सिंदरी, लंगड़ा, दशहरी, एंड देन द लिस्ट गोज ऑन। बहुत बड़ी लिस्ट होगी इसकी। ओके, वो चौसा में भी बहुत किस्म के चौसा आते हैं। पाकिस्तान में मैंगो जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो पंजाब के मुल्तान का है। इसके अलावा पंजाब में मुल्तान हो गया, मुजफ्फरगढ़, बावलपुर, खानेवाल। पंजाब के आम जो खासतौर पे चौसा, वो बहुत ज्यादा मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, और ठीक ठाक महंगा बिकता है। सिंध में रहते हुए मीरपुर खास, टंडोवाला यार, खैरपुर, सांगड़, नौशेर फिरोज और मटियारी, ये जगहें हैं जहां पर मैंगो की मतलब काश्त होती है। इसके अलावा केपीके में रहते हुए डेरा इस्माइल खान। लेकिन ज्यादा आपको पंजाब और सिंध में मिलेगा मैंगो। ओके, ऑरेंज, ऑरेंज पाकिस्तान का ऑरेंज भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान ऑरेंजेस के मामले, कीनू के मामले में पाकिस्तान बहुत आगे, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कीनू की फसल, मतलब फसल कह रहा हूं, बहुत ज्यादा फार्मिंग होती है कीनू की। ठीक है, सिट्रस फ्रूट जिसे आप कह सकते हो, वैसे सिट्रस फ्रूट में बहुत किस्म के आते हैं, मौसम भी शामिल है, कीनू शामिल है, फ्रूटर शामिल है, माल्टे शामिल है उसमें। इसके अलावा भी एक होता है, आई थिंक दैट्स कॉल्ड चकूतरा, यस, चकूतरा शामिल है। ये सारे सिट्रस फ्रूट के अंदर आते हैं। लेमन भी सिट्रस फ्रूट के अंदर आता है उसमें, लेकिन तमाम में कीनू जो है ना, वो सबसे जो है टॉप ऑफ द लाइन, जिसकी हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत होती है कीनू की। पंजाब में रहते हुए सरगोदा का जो शहर है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कीनू का। और भी बहुत सारी जगहों पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन सरगोदा सबसे बड़ा है कीनू का प्रोड्यूसर। कीनू की अगर हमारे पास दरख्ती फोटो हो तो वी विल जस्ट सी दिस। ओके, दैट्स इट। ये कीनू के दरख्त होता है, देख के इतना ज्यूसी लगता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो टोमेटो, पोटैटो, अनियन। अच्छा, अब आप जब पढ़ रहे होंगे ना, तो मैंने हमेशा कहा है कि आप वेजिटेबल्स पढ़ना, आपको पता हो, ठीक है। देखो, क्रॉप लिखा हुआ कोई हर्ज नहीं है, क्रॉप लिखा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेकिन इसलिए मिटा रहा हूं ताकि क्रॉप आपके जहन में वो रहे जो फसल कटती है हर दफा। इनके दरख्त या पौधे खत्म नहीं हो जाते, इनके पौधों में से निकाले जाते हैं पहले। हाँ चलो, पोटैटो का कहा जा सकता है वो अपने पौधों समेत उखाड़ लिया जाता है। अनियन का कहा जा सकता है वो अपने पौधे समेत उखाड़ ली जाती है। अनियन के ऊपर पत्ते होते हैं, नीचे जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है अनियन, तो उसका कहा जा सकता है। लेकिन कुछ होते हैं उसमें से दरख्त होते हैं जिनके, या बेलें होती है, वो नहीं उखाड़ी जाती, उन बेलों में से पिक किया जाता है। सही है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि वो जो पूरे के पूरे जिसकी कटाई हो जाए, वो या खत्म पूरा जमीन फ्लैट कर दे, जिसको निकाल के उसके प्लांट समेत निकाल दिया जाए, तो उसको आप जहनी तौर पे जो है ना अलग से रखें, और जिसके दरख्त लगे रहते हैं और उसके अंदर से आप कल्टीवेट करते हैं, वो जहनी तौर पे अलग हो। ज्यादातर फ्रूट जो उनके दरख्त होते हैं वो आप अलग निकालते हैं, उसको पिक करना पड़ता है आपको। अच्छा, वेजिटेबल के नेम टोमेटो कहाँ काम आता है? यूजेस पूछे थे ना, कुकिंग के लिए बहुत सारी डिशेस बनती है, सलाद बनती है, सॉसेस बनते हैं, केचप्स बनते हैं, राइट। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, याद नहीं करना है, लेकिन मोटा मोटा आप जहन में रखें 20 से 30 डिग्री। आप कहोगे पाकिस्तान में तो सही है, पाकिस्तान में 40 डिग्री भी होता है टेम्परेचर। तो इसका मतलब जब 45 डिग्री या इससे ऊपर चला जाए टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो क्लाइमेट चेंज का एक इंपैक्ट आता है इन फसलों पे भी, कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो हो सकता है फसल जल जाए, खराब हो जाए, राइट। तो 20 से 30 डिग्री आइडियल है, उससे ज्यादा सर्द नहीं होना चाहिए। इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान या आप कह लें वो वाले इलाके जो कि एकदम ही नॉर्थ, फार नॉर्थ, जहां पर बर्फ जमी हुई होती है, वहां पर टोमेटो नहीं उगेगा। उसको टेम्परेचर कम से कम 20 से 30 डिग्री तो चाहिए होता है। जो बहुत सर्द इलाके उसमें तो 10 डिग्री से भी कम हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है जी। रेनफॉल इसको अच्छी खासी चाहिए होती है, 600 से 1000 मिलीमीटर।
अब रेन ना हो तो क्या करें? इरिगेशन करेंगे, दूसरे मेथड से इरिगेशन करेंगे, राइट? पोटैटो ये भी एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब बुनियादी, स्टेपल मतलब फंडामेंटल, बेसिक। चेरी एक फ्रूट है और वो बेसिक फ्रूट नहीं है। पोटैटो, टोमेटो, अनियन, आप इन तीनों को कह सकते हो ये तो हमारे स्टेपल फूड्स है, तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो हमारी बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल होता है, राइट? जो बुनियादी फूड होते हैं वो स्टेपल फूड्स कहलाते हैं। अब सब्जियों में रह के कोई भिंडी की बात कर ले तो भिंडी कोई स्टेपल फूड शायद ना कहलाए। लेडी फिंगर वो शायद स्टेपल फूड, ओकरा वैसे कहलाती है, ओकरा कह लें उसको, वो शायद स्टेपल फूड ना कहलाए। लेकिन आलू, प्याज, टमाटर, कुछ तो ठेले ही इसके ऊपर डेडिकेटेड होते हैं, आलू और प्याज ही बेच रहे होते हैं पूरे साल। सही है? अच्छा, यूज्ड इन वेरियस डिशेस एज वेल एज प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारे इससे प्रोसेस्ड फूड भी बनते हैं, जैसे कि आपके चिप्स होते हैं पैकेज्ड, आलू के चिप्स आलू से बनते हैं, राइट? उसको रेनफॉल टोमेटो से कम चाहिए होती है पोटैटो को। आप कह भी सकते हो पोटैटो को काट के देख ले तो आपको फील हो जाएगा कि इसको कितना पानी चाहिए हुआ होगा। पंजाब के, पीके, बलूचिस्तान में उगते हैं। सॉइल किस तरह का होना चाहिए पोटैटो उगाने के लिए, आपको याद रखना जरूरी नहीं है। लूमी मतलब नरम सी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो एक नरम हो और फिर ड्रेनेज भी हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि पानी खड़ा रह जाए उसके ऊपर। सही है? अनियन, अच्छा ये मैं यहाँ पर दिखाता भी रहा हूं, अब आपने वो देखे हुए तो है, उनके प्लांट्स दिखा रहा हूं। ये किसका है? टोमेटो, ठीक है, देख रहे हैं आप दूर। और अक्सर तो अब शेल्टर्ड हाउसेज में बनते हैं, उगते हैं ये, शेल्टर्ड हाउसेज और उसमें उगाए जा रहे हैं, वो इंजीनियरिंग की जा रही है। बहरहाल ये ओपन फील्ड के अंदर फिलहाल उगा हुआ है ये, जी जमीन के अंदर। ये ऊपर प्लांट होता है, प्लांट के नीचे जड़े, प्लांट की जड़े जा रही होती है, जड़ों के साथ पोटैटो बना हुआ होता है, उसको उखाड़ देता है, पोटैटो निकलता है पूरा, और वो बहुत ही मैला सा निकलता है, इतने साफ जो दिख रहा है ऐसा नहीं होता, बहुत ही मैला सा, बहुत मट्टी लगी हुई होती है उसपे। और फार्मर्स क्या करते हैं, उस मट्टी समेत ही बेच देते हैं। क्यों? किलो के हिसाब से बिकेगा ना, तो वजन आएगा। इनफैक्ट वहां से मट्टी शुरू होती है, तो हमारे सब्जी वालों के सब्जी स्टैंड तक भी वो मट्टी होती है, वजन बरकरार रहता है, क्योंकि उन्होंने, वो कहता है हमने मट्टी के साथ खरीदा तो हम भी तोल सफाई करके क्यों बेचे। लेकिन एक अक्लमंद शायद इसमें एक वेजिटेबल वाला हो सकता है जो 10 रुपए वाले ऊपर चार्ज कर ले, 2, 4, 5 रुपए ऊपर चार्ज कर ले किलो पे, साफ सुथरा टोमेटो बेचे, तो वो पोटैटो बेचे, तो उसकी तरफ लोगों की अट्रैक्शन होगी, राइट? तो यहां पर कहीं ना कहीं अकलमंदी भी काम आती है कि आप किस तरह और बेहतर काम कर सकते हैं। इसके अनियन देख रहे हो ऊपर पूरा इसका, अक्सर हरी प्याज आप देखते हो तो उसके ऊपर डंडी, हरी प्याज के पत्ते निकले होते हैं, छोटी प्याज होते हैं, प्याज का यही सीन है, वो हरी डंडियां निकली होती है और जितनी बड़ी होती है पूरी प्याज बन जाती है, वो उसको उखाड़ते प्याज समेत ऊपर के उसके जो है पत्ते काट के वो एज अ प्याज बेचते हैं उसको खाली। तो अनियन किस काम आती है वो सब देख लेना। पिकल्स मतलब अचार, चटनियां बनाने के लिए, कुकिंग के अंदर अनियन को भूनते वगैरह, एक फ्लेवर अच्छा देता है अनियन। चिली पेपर, मिर्चे, सही है जी, आगे बढ़े। कक्यूम्बर, क्यूकम्बर, ये प्लांट से इस तरह से क्यूकम्बर लगे होते हैं, ओके। ये देखो ये शेल्टर्ड है, जिसका बोल रहा था शेल्टर्ड जगह पे भी, ओपन फील्ड में नहीं कर रहा, इसे फार्मिंग की हुई शेल्टर्ड एरिया के अंदर, क्योंकि शेल्टर्ड में ये फायदा होता है कि अगर मौसम नहीं भी है ना तो आप उस जगह वैसा मौसम मेंटेन करके पूरे साल भी उगा सकते हो। ग्रीन हाउसेस बनाए होते हैं आपने पूरे पूरे, जिसके अंदर आप उगाते हो। तो उनके यहाँ पर सेकंड कॉलम में काम लिखे हुए यूजेस क्या है और कहाँ का उगता है। ज्यादातर आप पंजाब सिंध केपी के नजर आ रहा है आपको, कहीं बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध तो बाय डिफॉल्ट आप फार्मिंग के अंदर रख लो, पंजाब और सिंध। सिर्फ एक गंदम को लेकर आप कहोगे सिंध में ना होने के बराबर है, फिर भी बाकी बलूचिस्तान और केपी की निस्बत बहुत ज्यादा है, फिर भी सिंध में गंदम। सबसे ज्यादा फार्मिंग हमारी ओवरऑल कहाँ हो रही है? वजह रिवर इंडस। मेन वजह क्या है? रिवर इंडस और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज वहां से गुजरते हुए आ रहे, सारा पानी फ्रेश वाटर असल वही है, क्लियर है? वहां पर इरिगेशन के मसले नहीं है, बहुत पानी है वहां। ये अदर क्रॉप्स कल्टीवेशन, ये किसकी क्रॉप है? मेज। मेज मतलब भुट्टा। कॉर्न, मेज के अंदर से भुट्टा निकलता है जिसमें से निकलते हैं कॉर्न, इस पूरी फसल को कहते हैं मेज, जिसमें से निकलते कॉर्न।
और कॉर्न में से और बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलती है, कॉर्न स्टार्च निकलता है, या कॉर्न की भी बाय प्रोडक्ट्स होती है जिसको पिसा के आप जो है फर्टिलाइजर्स बना सकते हो, उसको उसके अंदर से एथेनॉल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एथेनॉल जल के बायोफ्यूल बनाता है, या उसको जो है ना बिल्कुल खुश्क करके जो है उसके साथ उसको पिसा के फर्नीचर बना सकते हो कंप्रेस करके। ठीक है जी, ये क्या है? मिलेट, बाजरा। आप देख रहे हो भुट्टे की फसल और बाजरे की फसल दिखने में शायद थोड़ी बहुत सेम लग रही हो, लेकिन इसको झाड़ेंगे तो इसमें से बाजरा निकलेगा। ज्वार, बाजरा, इस तरह की फसलें दिखने में ऐसी होती हैं। भुट्टे की फसल में इस तरह से भुट्टा होता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, पत्ते देखने में सेम होते हैं, पत्ते देखने में सेम होता है। अक्सर आप अपनी किसी मिट्टी वाली जगह पर बाजरा डालो, फौरन उगता है। शुरू शुरू में बड़ी अच्छी घास लग रही होती है, लेकिन जब उगना शुरू होता है इतनी चूटियां आना शुरू हो जाती है उस पर, फिर आपको पता चलता है वो देते ये तो कोई फूड होगा, हमने उगा दिया जी, आपने बाजरा उगा दिया। और ये जो हमारे अक्सर जो है ना बकरीद के अंदर गाय को जो चारा देते हैं, उसमें जो लंबी ग्रीन ग्रास होती है वो ये होती है, बाजरे की ग्रास होती है। अक्सर में तो निकला हुआ भी होता है बाजरे का, जो ये पूरा व्हाट डू आई कॉल इट, ये नीचे बाजरे की स्ट्रॉ और ऊपर ये बाजरे का जो भी भुट्टा कह लूं मैं इसको फिलहाल, तो ये निकला हुआ भी होता है। ठीक है, पल्सेस। अब पल्सेस की अलग अलग फसलें नहीं लगाऊंगा मैं, दालें ये सारी, मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल, सही ना, सारी पल्सेस में आती है। किडनी बीन्स, किडनी बीन्स भी फसलों वो चने हो गए, चने को इंग्लिश में कहते हैं चिक पीस, CHIC के चिक, PEAS, पीस जो है ना वो चने कहलाते हैं। तो ये सब हमारे पल्सेस में आते हैं। ठीक है, टोबैको, तंबाकू की फसल। तंबाकू मनशियात में बहुत इस्तेमाल होता है, एडिक्टिव बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती है तंबाकू से। इसके अलावा तंबाकू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं उससे। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसी होती है ना कि जो आपके दिमाग का पेन का इंडिकेटर बंद कर देती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ जो है ना मंशियात के इंग्रेडिएंट्स, ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल होते होंगे किसी ना किसी मिकदार पे, कंट्रोल्ड मिकदार पे। एडिक्टिव ना बना दे आपको, लेकिन आपका बहुत ज्यादा पेन है तो आपको पेन किलर जो आते हैं तो उसमें इस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो टोबैको हो गया, टोबैको की फसल इस तरह से लगती है। ओके, दिस इज ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, लिंसीड हो गया। वो ये जो येलो येलो खेत है ना, ये मेरी ये पिक्चर, ये येलो येलो खेत है ना, सरसों के खेत होते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इफ यू हैव एवर सीन देम, टूर शूर पे जाओ, उस टाइम पे जाओ जब ये मौजूद होंगे। ये आपको मिलेंगे सर्दियों के टाइम पे, सरसों के बागात। ठीक है, वो बड़े बहुत सारी जो है ना मूवीज की शूटिंग्स होती है इन बागात को लेकर, तो क्योंकि व्यू इतना अच्छा होता है दूर दराज। जिस तरह ये है ना येलो मस्टर्ड की सीड्स हैं ये उससे बने, इस तरह लिन सीड्स भी होती है, वो पर्पल होते हैं, वो पर्पल बागात होते हैं दूर दराज तक। ठीक है, वो लिन सीड्स से, लिन सीड्स आई थिंक पर्पल होती है। एनीवेज, तो ये जो ऑयल सीड्स, अच्छा ऑयल सीड्स क्यों लिखा है? ऑयल बनता है इन सीड्स से, मस्टर्ड ऑयल बनता है, मतलब सरसों का तेल। इसी तरीके से अगर कैस्टर सीड्स डाली हुई है तो कैस्टर्स के बागात है, कैस्टर ऑयल बनता है। ठीक है, अच्छा जी, क्रॉप नेम यहां लिखे मेज, ऊपर दिखा दी। मेज खरीफ क्रॉप है, ये खरीफ और रबी, ये आपको असल जो है ना यहां पर नीचे नजर आएंगी, खरीफ और रबी। रबी जो है आप उसको विंटर क्रॉप कह दोगे, खरीफ को समर क्रॉप कहोगे। अब फॉर एग्जांपल ये रबी क्रॉप का है, ये सर्दियों में उगता है सरसों। अब आप सरसों के खेत देखने के लिए गर्मियों में के टूर में ढूंढ रहे हो उसको, इट्स नॉट गोना हैपन। अगर हुआ अभी तो आपको खेतों में ओपन नहीं मिलेगा, कई ग्रीन हाउसेस में वैसा टेम्परेचर सर्दियों वाला मेंटेन करके उगा लिया तो उगा लिया। ओके, सो ये वाली नॉलेज अच्छी होती है कि कब क्या चीज है। तो खरीफ गर्मियों के सीजन की क्रॉप होती है, वो नीचे आप उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और रबी वाली जो क्रॉप्स होती है वो सर्दियों के सीजन की होती है। रबी वाली क्रॉप्स की प्लांटेशन होती है अक्टूबर नवंबर के या नवंबर दिसंबर के महीनों में, और कटाई होती है जनवरी फेब में, ऐसा कुछ होता है, वो आप नीचे पढ़ लेंगे बहरहाल। तो बाजरा जो है खरीफ क्रॉप है और वो फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। बाजरा ज्यादातर, बाजरा नहीं सॉरी मेज, सॉरी ये भुट्टा है। भुट्टे की जो क्रॉप है मेज, वो खरीफ क्रॉप में उगता है, उससे कॉर्नफ्लोर बनता है, मतलब भुट्टे का आटा, कॉर्नफ्लोर। ठीक है,
इसी तरीके से कस्टर्ड पाउडर। देखो मैदा जो आपने बोला ना, मैदा नहीं आप कह सकते, आप इसको बेसन कह दो, ठीक है। बेसन, वो मैदा जो है ना वो व्हीट से बनता है, ये कॉर्नफ्लोर अलग चीज है। तो मेज से बनता है कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड पाउडर बनता है भुट्टे के उससे, क्रॉप से, बेस से। इसी तरह बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड भी बहुत सारे बनते हैं। कैन के अंदर आते हैं बहुत सारे कॉर्न्स, जो कैन के अंदर होते हैं। सो ऑल्सो इससे ऑयल भी बनता है, और इसके अलावा एनिमल का फॉडर भी, चारा भी बनता है। भुट्टे की फसलों से चारा भी बन जाता है, पोल्ट्री का फीड भी बन जाता है। भुट्टे की जो मतलब आपकी मकई वगैरह, वो पोल्ट्री फीड के अंदर भी काम आ जाती है। गाय बकरों को भी खिलाने के काम आ सकते हैं अगर उनका वैसा फीड बनाओ तो। बहुत ज्यादा कोई रेनफॉल नहीं चाहिए इसके लिए, 50 से 500 mm तक, ठीक है। और 35 डिग्री पे भी उग जाता है, तो पाकिस्तान के लिए आइडियल है। पल्सेस, दालें, पाकिस्तान में जो वैरायटी ज्यादातर है, मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल, ये सारी दालें हैं, ठीक है। और वो कहाँ उगती हैं? सेमी एरिड कंडीशंस में, मतलब खुश्क कंडीशंस में उग जाती हैं दालें। अच्छा, दालों के ऊपर फार्मर्स का इतना फोकस होता है इसलिए नहीं क्योंकि दालें जो है ना वो सेकंड क्लास सिटीजन है, बहुत ज्यादा कोई महंगा आइटम नहीं है। चंद एक दालें जो बहुत महंगी होती है, सही है। ज्यादातर फार्मर जो क्रॉप्स, क्योंकि एरिया उनका पूरा लग रहा है, वो चाहेंगे उस एरिया में वो उगाएं कि जो सबसे ज्यादा कमा के दे। समझ आ रही बात? सो दालों के बनिस्बत दूसरी चीजें वो उगाते हैं तो वो ज्यादा भी उगती है तादाद में और अच्छा खासा कमा। अब कोई एक दाल है, मिसाल के तौर पे आपको पता है दाल की कंजम्पशन इतनी नहीं होती जितनी चावल की है, तो चावल की फसलों, जितनी फसलों पे अगर दालें उगा दे तो बिकेगी क्या? नहीं, ज्यादा चावल बिकता है, राइट। तो दाल एक लिमिटेड क्वांटिटी में लगाएंगे क्योंकि खरीदी हुई एक लिमिटेड क्वांटिटी में जाती है। वो लिमिटेड क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उससे कई ज्यादा क्वांटिटी जो है वीट की चाहिए और राइस की चाहिए। अगर वीट और राइस जितनी दालें उग जाए ना तो फिर वीट और राइस को उगाने की जगह नहीं बचेगी, तो इतनी दाल का क्या करेंगे? वीट और राइस की सबसे ज्यादा कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, वीट और राइस तो इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे इतनी जो ज्यादा एक्सेसिव दाल है वो एक्सपोर्ट कर दे और वीट और राइस इंपोर्ट कर दे, तो भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? वीट और राइस खुद उगा ले, जितनी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बाकी उसको कैश क्रॉप के तौर पे बेच दे, एक्सपोर्ट कर दे। सही। मिलेट में आ जाता है ज्वार या बाजरा वगैरह, ठीक है, वो ज्यादातर जानवरों का फीड होता है वो। ऑयल सीड्स के अंदर मस्टर्ड, लिंसीड, कैस्टर ऑयल सीड, ठीक है, ये इसके जब प्लांट्स उगते हैं और बहुत दूर पैमाने में उगते हैं, फिर उसमें से उनके जो है ना सरसों वगैरह या जो भी उसका कलेक्ट करके उसको पीस के ऑयल बनाया जाता है। तंबाकू, तंबाकू का बहुत ज्यादा दवाइयों में इस्तेमाल है या कोई एडिक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, सिगरेट्स वगैरह या ऐसे पान वगैरह में भी इस्तेमाल होता है जहां जिसकी कंजम्पशन हो। तंबाकू 65% पाकिस्तान के तंबाकू का आउटपुट है वो केपीके में उगता है, 65% तंबाकू। आई थिंक सिंध में तो उगता ही नहीं है तंबाकू, लिखा हुआ भी नहीं है खैर यहाँ, केपीके और पंजाब, ठीक है।